हेलो एवरीवन, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है कूलम्स लॉ। इस लॉ में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है ना, उसका वैल्यू कितना होगा। दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालने का जो लॉ है, उसी लॉ को हम लोग कूलम्स लॉ कहते हैं। ठीक है ना। तो ये लॉ क्या है क्या नहीं, चलिए हम लोग देखेंगे, इसका डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कूलम्स लॉ। अगर हम कूलम्स लॉ के बारे में बात करें तो चलिए हम लोग सबसे पहले ना डेफिनेशन लिख लेंगे कि कूलम्स लॉ का आखिर डेफिनेशन होता क्या है। अगर हम कूलम्स लॉ के डेफिनेशन के बारे में बात करें, अगर हम कूलम्स लॉ के डेफिनेशन के बारे में बात करें तो कूलम्स लॉ का डेफिनेशन कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, कोई भी दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। और दूसरा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है कि अगर हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखें कि अगर हमारे पास दो चार्ज है, ये एक चार्ज है, इस चार्ज का नाम हम दे देते हैं Q1 और दूसरा चार्ज है जिसका नाम हम लोग दे देते हैं Q2। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, ठीक है ना, अब ये फोर्स कुछ भी लग सकता है, ये इस पे फोर्स लगाएगा हो सकता है, और हो सकता है ये इस पे फोर्स लगाएगा, एक दूसरे पे ये दोनों फोर्स लगाने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये हम लोग r लिख सकते हैं, Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको r लिख सकते हैं। तो यहां पे अगर हम लोग पढ़ते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, कहने का मतलब कि फोर्स जो है, यहां पे अगर हम फोर्स के बारे में बात करें कि जो हमारा फोर्स है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इनटू Q2। और सेकंड क्या कहता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब कहने का मतलब ये कि ये दोनों चार्ज का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, इन दोनों के बीच में फोर्स भी उतना ज्यादा होगा। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम बढ़ा देते हैं, जैसे कि ये r हमारा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो इनके बीच का फोर्स भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम दोनों को कंबाइन करके लिखे ना, तो कंबाइन करके लिखने पे हमारे पास फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहां पे आप देख रहे हैं कि Q1 Q2 बाई r स्क्वायर आ गया। अब ये जब आपके सामने आ गया है तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में कैसे लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं। यहां पे हमारा प्रोपोर्शनलिटी का साइन जैसे ही हटेगा तो इसको हम लोग लिखते हैं कि स्मॉल k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहां पे जो ये स्मॉल k है ना, स्मॉल k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है ना। यहां पे हम लोग लिख देंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब ये क्या है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी जैसे हटा ना हमारे सामने से, यहां से जैसे ये प्रोपोर्शनल हटा, जैसे कि आप देखिए, तो इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट आ गया। यही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसका वैल्यू क्या होता है, बेसिकली अभी हम लोग बहुत डेप्थ में इसके वैल्यू के बारे में बात नहीं करेंगे, सिंपली आपको हम बता देते हैं। इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। ये एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी क्या है, इसके विषय में हम अलग से एक लेक्चर ले लेंगे, उसके विषय में हम डिटेल में बताएंगे कि हमारा परमिटिविटी क्या है। फिलहाल आपको ये समझना है कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये एक कांस्टेंट है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस पूरे का जो वैल्यू होता है इसको हम लोग लिखते हैं 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारा इसका एसआई यूनिट है के का, इस कांस्टेंट का। ठीक है ना। अब अगर हम एप्सिलॉन नॉट का, जो कि एक अलग नया टर्म आ रहा है, एक नया फिजिकल क्वांटिटी को बताएगा, इसके बारे में बात करें कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट हमारा हो जाएगा, इसका जो वैल्यू हो जाएगा, दिस विल बी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर
न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमारा होता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। अब क्या है इसके विषय में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है ना, इसको हम लोग, इसका जो नाम है ना, इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं बेसिकली परमिटिविटी, ठीक है ना, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ठीक है, हम यहां पे लिख देते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, अगर हम परमिटिविटी इन फ्री स्पेस के बारे में बात करें तो परमिटिविटी इन फ्री स्पेस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब क्या है, परमिटिविटी का यूनिट भी आपको याद रखना है कि हमारा एसआई यूनिट क्या होता है, तो ये हमारा एसआई यूनिट होगा, दिख रहा है आपको, और के का एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब इसी चीज के साथ हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार रिवाइज कर लें कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। दोनों को मर्ज किए तो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आ गया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, और उस कांस्टेंट का वैल्यू होता है K। इस कांस्टेंट को हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू हो जाता है 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। अब परमिटिविटी इन फ्री स्पेस का बात करें तो हमारा एप्सिलॉन नॉट हो जाता है 8.85 इंटू 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब अगर हम यहां से थोड़ा आगे बढ़ने का बात करें कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं, नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब क्या है, फोर्स हमारा अट्रैक्टिव है, नेचर ऑफ फोर्स के बारे में बात करेंगे। फोर्स हमारा अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है, उसके बारे में भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ फोर्स के बारे में अगर हम बात करें, यहां पे लिखेंगे हम लोग नेचर ऑफ फोर्स, ठीक है ना। तो फोर्स का नेचर बेसिकली दो ही तरह का होगा। पहला नेचर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहला नेचर होने वाला है, पहला नेचर का नाम ही होगा हमारा अट्रैक्टिव फोर्स। हम यहाँ पे लिख ही देते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स होता है हमारा पहला नेचर के बारे में अगर बात करें। तो ये कब होगा कब नहीं उसके बारे में भी बात करेंगे। इफ, यहाँ पे ध्यान दो, इफ Q1 इंटू Q2, अगर Q1 Q2 दो चार्ज का जो प्रोडक्ट है इसका वैल्यू अगर 0 से कम आ जाए तो उसको हम लोग अट्रैक्टिव फोर्स कहेंगे। अब दिमाग में बात आएगा, सर कैसे कैसे हम मान ले कि हमारा Q1 Q2 का वैल्यू अगर लेस देन 0 होगा तो वो अट्रैक्टिव होगा। तो चलिए बताते हैं। अगर Q1 Q2 का अगर प्रोडक्ट हमारा लेस देन 0 है, मतलब क्या कि Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है Q1 इंटू Q2 इज नेगेटिव, बोलो हाँ या ना। और कोई भी चीज का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, इफ मान लेते हैं कि Q1 हो सकता है कि पॉजिटिव हो और Q2 क्या हो हमारा नेगेटिव हो सकता है ना। एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, हो सकता है कि ये वाला वैल्यू नेगेटिव हो ये वाला वैल्यू पॉजिटिव हो, कुछ भी हो सकता है। दोनों ही केसेस में Q1 इंटू Q2 करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू हमारा इन दोनों का वैल्यू इक्वल टू नेगेटिव ही आएगा ना, जो कि लेस देन 0 है। 0 से लेस का मतलब तो नेगेटिव ही होता है ना, बात समझ रहे हैं। इस केस में एक चार्ज अगर पॉजिटिव हो जाए एक चार्ज अगर नेगेटिव हो जाए तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इसका मतलब उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि अगर Q1 इंटू Q2 अगर लेस देन 0 है तो उसे हम लोग अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। अब दूसरा पार्ट के बारे में बात करेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, सेकेंड हमारा होता है रिपल्सिव फोर्स। बहुत आसान है। अगर हम लोग रिपल्सिव फोर्स के बारे में बात करते हैं तो रिपल्सिव फोर्स क्या कहता है, ये कहता है कि इफ Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0, मतलब क्या कि यहां पे Q1 इंटू Q2 क्या है, इज पॉजिटिव। 0 से ज्यादा है मतलब क्या, ये हमारा पॉजिटिव है। अगर Q1 Q2 पॉजिटिव किस केस में होगा, जब हमारा Q1 का वैल्यू पॉजिटिव हो या फिर Q2 का वैल्यू पॉजिटिव हो, दोनों ही पॉजिटिव होगा तो दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। अगर हमारा Q1 का वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो Q2 का वैल्यू भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ये दोनों अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है ना। अब इन दोनों केसेस को अगर आप ध्यान से देखें, इसे भी देखें, इन दोनों केसेस को अगर ध्यान से देखें तो दोनों ही केस में पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। कहने का मतलब कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर।
तो रिपेल करेंगे ना, तो हम कह सकते हैं कि अगर Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 है तो नेचर हमारा क्या होगा, रिपल्सिव होगा, ठीक है ना। रिपल्सिव के केस में फोर्स हमेशा क्या होगा, इस केस में आप लिख सकते हैं यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे कि फोर्स हमेशा क्या होगा, हमारा फोर्स विल बी पॉजिटिव। यहाँ पे फोर्स क्या होगा, हमेशा फोर्स विल बी पॉजिटिव रिपल्सिव के केस में। लेकिन अगर हमारा वही फोर्स क्या हो जाए, अट्रैक्टिव हो जाए, तो फोर्स विल बी नेगेटिव, ये ध्यान में रखना है, फोर्स विल बी नेगेटिव, ठीक है ना। तो फोर्स कब नेगेटिव होगा, अट्रैक्टिव के केस में फोर्स नेगेटिव होगा, क्योंकि Q1 Q2 का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव हो गया तो ओवरऑल फोर्स भी तो नेगेटिव हो जाएगा ना। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेचर ऑफ फोर्स भी क्लियर है। अब थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, यहाँ पे अगर हम लोग फोर्स का फॉर्मूला को फिर से लिखने का कोशिश करते हैं। हमारे पास फोर्स का क्या फॉर्मूला था, फोर्स इज इक्वल टू, जो हम लोग अभी अभी पढ़े कूलम्स लॉ से, वो था हमारा 1 बाई, बेसिकली 1 बाई नहीं लिखते हैं, K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर था। ये हम लोग बेसिकली मैग्नीट्यूड के बारे में बात किए। यहाँ पे अगर हम फोर्स का फॉर्मूला लिखने का कोशिश करें, मतलब यूनिट लिखने का बात करें, तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स तो सभी लोगों को पता है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, जल्दी से कमेंट में कीजिए, कमेंट कीजिए तो क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन होगा ना, तो न्यूटन लिख दिए, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, आप कैपिटल एन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जो भी बात की हम लोग स्केलर फॉर्म में बात किए, अब यही कूलम फोर्स को हम लोग वेक्टर के फॉर्म में भी बात करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हमारे सामने कुछ चार्जेस के, मतलब कि चार्ज के यूनिट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे तो हम लोगों ने एसआई यूनिट ऑफ फोर्स का बात किया। अब अगर हम एसआई यूनिट ऑफ बात करें कि हमारा एसआई यूनिट ऑफ बेसिकली चार्ज क्या होता है, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। अगर हम एसआई यूनिट ऑफ चार्ज का बात करें, क्या होता है हमारा एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, तो देखिए एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ये तो आपको पता ही होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कूलम। अब ये एसआई यूनिट है चार्ज का, ठीक है ना, कूलम। अब अदर यूनिट भी तो हमारा कुछ ना कुछ होगा, जैसे कि अगर हम 1 कूलम का बात करते हैं ना, तो एक होता है स्टैट कूलम, स्टैट कूलम भी एक यूनिट होता है, ठीक है ना। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि स्टैट कूलम आखिर होता क्या है, ठीक है ना। बेसिकली ये एक सीजीएस यूनिट है, एक तरह से आप कह सकते हैं, सीजीएस यूनिट को हम लोग स्टैट कूलम कहते हैं। तो सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज का बात अगर करें, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिकली ये हमको चार्ज में ही बात करना चाहिए था जब हम लोग चार्ज पढ़ रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जब फोर्स पढ़ रहे हैं तो फोर्स में भी तो चार्ज का बात करेंगे ही ना। तो यहाँ पे एक और यूनिट का बात करेंगे, दैट विल बी स्टैट कूलम, COULOMB। अब क्या है ना, यहाँ पे अगर हम इन दोनों के बीच का यूनिट का बात करें ना, कि कैसा यूनिट होगा क्या नहीं, वो देख लेते हैं। 1 कूलम इज इक्वल टू, एक कूलम का अगर हम बात करेंगे तो ये होता है 3 इंटू 10 का पावर 9 स्टैट कूलम, ठीक है ना, स्टैट कूलम। ये ध्यान में रखना, ये हमारा एक स्पेशल टाइप ऑफ क्या बोलते हैं यूनिट निकल गया हमारा, इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और कुछ और नया चीज पढ़ेंगे। यहां तक तो अभी हम लोग पढ़े कि बेसिकली स्केलर फॉर्म में फोर्स को देखे। अब हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बात करेंगे, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारा क्या होता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेंगे। यहां पे हेडिंग में अगर हम लोग लिखें कि क्या होता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, अगर हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का बात करते हैं तो यहां पे कहीं ना कहीं हम लोगों को डायरेक्शन का बात करना पड़ेगा ना। तो अगर हम डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं तो लेट सपोज हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज को लेकर के ही काम करेंगे तो ज्यादा मजा भी आएगा, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास एक चार्ज है जो कि ये पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहां पे भी हमारा एक पॉजिटिव ही चार्ज होगा,
ठीक है ना। इस पॉजिटिव चार्ज का नाम हम लोग प्लस Q1 दे देते हैं और इसका नाम दे देते हैं प्लस Q2। दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है। और एक बात, चार्ज का नाम अगर हम दे रहे हैं तो ये चार्ज 1 है हमारा और ये चार्ज 2 है, ये पहला चार्ज, ये दूसरा चार्ज। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा r कहलाएगा। बोलो हाँ या ना। ये हमारा r कहलाएगा, ये आपको पता ही है, ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि 1 और 2 के बीच का जो हमारा डिस्टेंस होता है दैट विल बी r, स्मॉल r से हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग थोड़ा और आगे बात करें कि कूलम्स लॉ क्या होता है यहाँ पे इन वेक्टर फॉर्म, तो देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा ना। बताओ तो, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में जाएगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी रिपेल करेगा एक दूसरे को। कहने का मतलब अब हम लोग डायरेक्शन का बात करेंगे, फोर्स का डायरेक्शन का बात करेंगे। ये चार्ज इस पे जितना फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज भी इस पे उतना ही फोर्स लगा रहा होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है। देखो अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे Q2 पे फोर्स लग रहा है, किसके द्वारा, Q1 के द्वारा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, लिख सकते हैं इसको ऐसे। यहाँ पे 2 पे फोर्स लग रहा है 1 के कारण। अब ये फोर्स F21 को हम लोग कैसे लिखेंगे वो अभी हम दिखाएंगे। और यहाँ पे हम लोग वेक्टर का साइन दे देते हैं और इस जगह पे बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा फोर्स 1-2। फोर्स 1-2 का मतलब क्या हुआ कि 1 पे, चार्ज 1 पे कितना फोर्स लग रहा है चार्ज 2 के द्वारा। ठीक है ना, चार्ज 2 के द्वारा 1 पे कितना फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे नाम क्या हो गया, फोर्स 1-2। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे लिखें कि ये है क्या आखिर, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत आराम से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि फोर्स 1-2 को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज 1, फोर्स ऑन Q1 लिखते हैं ड्यू टू Q2, कह सकते हैं ना। किस पे फोर्स लग रहा है, चार्ज 1 पे फोर्स लग रहा है, किसके द्वारा, कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है। तो जो लगाता है उसको बाद में यहां पे लिखे हैं, जिस पे फोर्स लग रहा है उसको 1 लिखे। ठीक उसी प्रकार अगर यहां पे हम लोग लिखें फोर्स 2-1 वेक्टर के फॉर्म में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्स ऑन Q2। चार फोर्स किस पे लग रहा है, यहाँ पे Q2 पे फोर्स लग रहा है, लगाने वाला फोर्स कौन है इस पे, ये Q1 फोर्स लगाएगा इस पे, जिस कारण से ये रिपेल होगा इधर। तो ड्यू टू किसके कारण फोर्स लगा है, Q1। तो ये F12 और F21 का मतलब समझ में आया। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो जल्दी से कमेंट कर दो भैया कि हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है ना, और कहीं भी कोई डाउट होता है तो उसको भी कमेंट करना कि कौन से पार्ट में आपको क्या डाउट हुआ है। हम कमेंट के माध्यम से आपको वो डाउट भी क्लियर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए, और हो सके अगर कमेंट के माध्यम से हम डाउट क्लियर ना कर सके तो हम आपको एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझने में सुविधा हो। आगे थोड़ा और बात करेंगे। ये हमारा तो एक फोर्स के बारे में बात हो गया, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। ये एक दूसरे का ऑपोजिट फोर्स है ना, एक दूसरे पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा और हम बात करेंगे कि इस फोर्स को हम लोग लिख कैसे सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि फोर्स 1 क्या है हमारा, यहाँ पे हम लोग लिखना चाहेंगे कि हमारा ये फोर्स है क्या। यहाँ पे फोर्स 1-2 का अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, के तो लिखेंगे विच इज कांस्टेंट, इसका तो कोई डायरेक्शन होगा नहीं ना, ये हमारा के लिख सकते हैं। और के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर लिखेंगे। यहां तक तो ये मैग्नीट्यूड था। अब अगर हम डायरेक्शन का बात करें तो यहां का जो डायरेक्शन होगा इसको हम लोग लिख सकते हैं R12 कैप। ये R12 हमारा यूनिट वेक्टर कहलाता है। यूनिट वेक्टर किसी भी चीज का डायरेक्शन को बताता है। जैसे कि 1 पे 2 कितना फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन को हम लोग कहेंगे, बेसिकली इस पार्टिकुलर डायरेक्शन को हम लोग कहेंगे क्या, R12 का कैप। इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन को बताएगा। लेकिन इसका अगर हम यूनिट का बात करें तो इसका मतलब कि जो मैग्नीट्यूड का बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है 1 होता है। ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसीलिए इसका नाम ही है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़े, ये 1-2 क्या हुआ समझ में आया, फोर्स का डायरेक्शन को ये यूनिट वेक्टर बता रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करेंगे
फोर्स टू वन के बारे में, तो फोर्स टू वन हो जाएगा के Q1 Q2 तो होगा ही, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहां पे बस डायरेक्शन बदल जाएगा, यहां पे R12 था तो अब हम इस डायरेक्शन का बात करेंगे, इधर का जो डायरेक्शन होगा, यहां पे फोर्स 2 पे लग रहा है 1 के द्वारा, तो फोर्स 2 पे लगेगा 1 के द्वारा, तो R कैप 21 हो जाएगा। बात समझ में, ये R कैप 21 कहलाएगा, ये डायरेक्शन को बताएगा, बस इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, जो कि अभी अब हम लोग बात किए हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। यहां पे अगर आपको ये बात क्लियर हो गया होगा तो ये R21 हो गया, इसको हम लोग कुछ इस तरह से कैप के फॉर्म में लिख देंगे। अब यहां पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो एक चीज हमको यहां पे दिख रहा है कि R12 जो डायरेक्शन है इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R21 होगा ना। अगर ये चीज होगा तो क्या हम लोग ये नहीं कह सकते हैं देयरफॉर करके कि F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स 21, कह सकते हैं ना। और ओवरऑल नेट फोर्स का अगर हम बात करेंगे तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम हमारा 0 हो जाएगा। तो यहां से इस पार्टिकुलर चीज से तो हम लोग ये टर्म को तो हम लोग डिराइव कर ही सकते हैं और इसको हम लोग कह भी सकते हैं। क्या है हमारा ये चीज, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है क्या नहीं, ये उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब बात क्या है कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव ही हो, ये पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है। अलग अलग चार्ज के लिए फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग होगा, उसके बारे में आप अपने अकॉर्डिंग भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, जैसे कि हम लोग बनाए हैं। बस एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोनों ही किसी भी केस में फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट रहेगा, चाहे वो रिपल्सिव हो चाहे वो अट्रैक्टिव हो, दोनों के केस में फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट रहना है। ये रिपल्सिव फोर्स तो इसीलिए एक दूसरे के ऑपोजिट में इधर से ड्रॉ किए। अगर अट्रैक्टिव रहता, अट्रैक्टिव फोर्स के केस में हमारा क्या होता, इस तरह का होता डायरेक्शन। अगर ये हमारा प्लस Q1 और यहाँ पे माइनस Q2 होता तो होता ना, इस तरह से अट्रैक्टिव फोर्स बनाते। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम आखिर क्या कहना चाह रहे थे। ठीक है ना। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़े थोड़ा सा, तो यहाँ पे इस टॉपिक का अंत होता है, इस टॉपिक का जो लास्ट पार्ट है जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन बनाएंगे जिससे हमारा एक कॉन्सेप्ट अच्छा खासा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्या, जो लिमिटेशन है कूलम्स लॉ का, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला अगर हम यहाँ पे लिखें कि क्या है हमारा लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का जो लिमिटेशंस होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्या कह सकते हैं कि इसका सबसे पहला लिमिटेशन क्या है ना, कि चार्ज अगर मूव कर रहा है तो कूलम्स लॉ वैलिड होगा ही नहीं। मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा रेस्ट में होना चाहिए। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज, हमारा पहला पॉइंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट। अगर हम दूसरा पॉइंट का बात करें तो दूसरा पॉइंट कहता है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्जेस। यहां पे कूलम्स लॉ का ना ये बड़ा ही एक गजब का लिमिटेशन है कि इलेक्ट्रिक चार्ज अगर पॉइंट चार्ज हुआ तो ही हमारा कूलम्स लॉ वैलिड होगा, अदरवाइज कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। कहने का मतलब क्या कि यहां पे द एक्सटेंशन ऑफ चार्जेस मस्ट बी स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। ठीक है ना। यहां पे हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, अब जैसे कि मान लो कि कोई एक बहुत बड़ा बॉडी है, पॉइंट चार्ज नहीं है, दो अलग अलग ऐसा बॉडी है जो कि पॉइंट चार्ज नहीं है, उनके बीच में फिर कूलम्स लॉ नहीं लगेगा, ये दिमाग में रखना है। ठीक है ना। कूलम्स लॉ के लिए हमारे पास कंपलसरी क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। ठीक है ना। अब क्या है,
अब या फिर इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, द एक्सटेंशन ऑफ चार्ज मस्ट बी स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, ठीक है ना। मान लो कि सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस बहुत ज्यादा है, ऐसा इतना ज्यादा है कि जो दो बॉडी का बात करें वो एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट हो रहा है, उस केस में हमारा कूलम्ब्स लॉ फिर वैलिड होगा, ठीक है ना। मतलब कि इस तरह से हमारा अरेंजमेंट होना चाहिए कि हमारा दो चार्ज जो हो वो पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करे, तभी हमारा कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा। और पहला क्या कि चार्ज रेस्ट में भी होना जरूरी है, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो कूलम्ब्स लॉ नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब लास्ट के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्या कहता है, द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन न्यूक्लियर साइज। कहने का मतलब कि जो हमारा न्यूक्लियर साइज है, मतलब कि अगर शॉर्ट डिस्टेंस का भी बात कर रहे हैं तो इतना भी कम नहीं हो जाना चाहिए कि वो न्यूक्लियर साइज के आसपास हो जाए, तो उस केस में भी कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा। क्यों वैलिड नहीं होगा, खुद से सोचिए तो। अगर मान लीजिए कि एक यहां पे एक चार्ज है, यहां पे एक चार्ज है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये न्यूक्लियर साइज के आसपास है। कहने का मतलब कि ये एटम और ये एटम आपस में इंटरैक्ट नहीं कर जाएगा, और आपस में इंटरैक्ट करेगा तो इसका प्रोटॉन और इसका न्यूट्रॉन का भी आपस में एक अलग तरह का फोर्स लगेगा। तो अगर ये रिपेल कर रहा होगा तो ये अट्रैक्ट कर जाएगा, जिस कारण से एटॉमिक फोर्स भी यहाँ पे, जो कि आपका न्यूट्रॉन का फोर्स, इलेक्ट्रॉन का फोर्स भी यहाँ पे एक्ट करने लगेगा, जिस कारण से हमारा जो सेपरेशन बिटवीन द जो चार्जेस होता है ना वो न्यूक्लियर साइज से बड़ा होना चाहिए, इतना भी नजदीक ना हो कि दो चार्ज का एटम ही आपस में चिपक जाए, ठीक है ना। तो बस इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ और बेसिकली अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो ये हमारा इससे बड़ा होना चाहिए, जो वैल्यू है ना इससे बड़ा होना चाहिए, ये याद रखना है। नहीं तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होगा ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे डोमिनेट कर जाएगा, सीधा सीधी बात है। जो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उस पर डोमिनेट कर जाएगा। अगर हमारा न्यूक्लियर साइज के आसपास हुआ तो वहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करने लगेगा, और अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करने लगे तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हम लोग जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उससे कहीं गुना ज्यादा होता है, बहुत बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अगर एक्ट करेगा तो गया हमारा कूलम्ब्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गया चांद पे, कोई काम ही नहीं होगा। जिस कारण से हमारे पास तीन लिमिटेशन है कूलम्ब्स लॉ की, इन तीन कंडीशंस में हमारा कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक सवाल देखेंगे और उस सवाल से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो हमारा जो सवाल है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अ फ्री पिथ बॉल, बेसिकली ये हमारा पिथ बॉल है, PITH, पिथ बॉल ए ऑफ 8 ग्राम, मास दे दिया है, कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 इंटू 10 का पावर -8 कूलम। मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना है, वो गिवन है 5 इंटू 10 का पावर -8 कूलम। व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का क्या नेचर होगा और क्या मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है ना, कि दैट शुड बी गिवन टू अ सेकंड पिथ बॉल। एक और पिथ बॉल हम लोग लेते हैं। पिथ बॉल का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि जो हमारा थर्मोकॉल का छोटा छोटा बॉल होता है ना उसको हम लोग पिथ बॉल कहते हैं। कि हमारा जो दूसरा एक और जो हम लोग पिथ बॉल लेंगे उसका चार्ज क्या होगा और उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है ना, कि जिसको फिक्स किया जाए 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर बॉल। मान लो कि एक बॉल है, यहाँ पे अगर हम एक बॉल ड्रॉ करें एक अलग कलर से, एक पिथ बॉल है कुछ इस तरह का, ठीक है ना, इसके जस्ट नीचे एक और हमें पिथ बॉल लेना है, ठीक है ना, तो हम दूसरे कलर का ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एक और पिथ बॉल है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस अगर हमारा 5 सेंटीमीटर है, देखो तो ये बोल गया बिलो द फॉर्मर बॉल, सो दैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी। कहने का मतलब कि ये बॉल तो एक हाइट पे है, ये नीचे आना चाहेगा, लेकिन ये अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इसको नीचे आने नहीं देगा, इसको ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब इसको ऊपर संभाल करके रखने के लिए, स्टेशनरी यहां पे रखने के लिए, ये इसको रिपेल करेगा तभी ये इसको ऊपर बैलेंस कर पाएगा। मतलब कि इसके इसके बीच में जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ये कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में होगा, ये इसको रिपेल करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो रिपेल करेगा। इसका मतलब
इसका नेचर जो पूछा है वो नेचर तो हम लोग एक बार में निकाल दिए कि ये चार्ज हमारा पॉजिटिव ही होना चाहिए, तभी ये इसको रिपेल करने वाला है। और बेसिकली ये पिथ बॉल ए है और ये पिथ बॉल बी है, ठीक है ना। अब क्या है कि ये फोर्स हमारा नीचे आना चाहेगा, बताओ तो क्या ये फोर्स हमारा नीचे आना चाहेगा? इसका वजन W होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा विच इज F। तो अगर हम यहाँ पे वेट के बारे में बात करते हैं कि क्या वेट होगा क्या नहीं, तो चलिए देख लेते हैं। तो वेट विल बी इक्वल टू mg होगा और इन इक्विलिब्रियम जो हमारा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वो हमारा हो जाएगा k क्यू ए इंटू क्यू बी। इस ये चार्ज ए है, ये चार्ज बी है, तो इसका नाम हम लोग क्यू बी दे देते हैं जो हमको निकालना है, और ये हमारा क्यू ए है, इसको हम खुद से नाम दे दिए क्यू ए और क्यू बी, ठीक है ना। और बेसिकली अगर हम सबसे पहले गिवन लिखने का बात करें, जो कि हम हमेशा बोलते हैं कि गिवन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, गिवन लिखने के बाद ही डायग्राम बनाना। सबसे पहले मास ऑफ पिथ बॉल का अगर हम बात करेंगे तो मास क्या हो जाएगा हमारा, एम ए हो जाएगा 8 ग्राम। पिथ बॉल ए का बात हो रहा है ना, तो 8 ग्राम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि क्यू ए का क्या हो जाएगा वैल्यू 5 इंटू 10 का पावर -8 कूलम हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। व्हाट मस्ट बी द नेचर ऑफ, अब हमको निकालना क्या है, चार्ज बी का निकालना है। अब आर का डिस्टेंस भी दिया हुआ, आर इज नथिंग बट 5 सेंटीमीटर। अब देखो जो जो सीजीएस में है ना उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, ये सेंटीमीटर है बेसिकली जो आप अभी देख रहे हैं, इसको हम लोग सेंटीमीटर ठीक से लिखेंगे। इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट अगर हम करते हैं तो 5 इंटू 10 का पावर -2 मीटर हो जाएगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा 8 इंटू 10 का पावर -3 केजी। तो ऐसा यूनिट में भी हम लोग कन्वर्ट कर लिए। अब अगला काम क्या, यहां पे जो हमारा फोर्स होगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ इस तरह से लिखाएगा, बोलो हाँ या ना। गिवन लिख लिए, डायग्राम बना लिए, और डायग्राम के बेसिस पे हमको ये दिख रहा है कि ये बॉल को हमको यहाँ पे स्टेशनरी रखना है, बैलेंस करके रखना है। बैलेंस करने के लिए वेट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पे वेट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग लिख लिए हैं, वेट भी लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, mg इज इक्वल टू k इंटू क्यू ए इंटू क्यू बी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, m का वैल्यू एम ए होगा, यहाँ पे देखो तो एम ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम ए हमारा हो जाएगा 8 इंटू 10 का पावर -3। अब g है तो g का वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं अपने सुविधा के अनुसार। आप 10 भी ले सकते हैं, 9.8 भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप 9.8 लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दिस मस्ट बी इक्वल टू, k का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 इंटू 10 का पावर 9 होगा, इंटू क्यू ए का वैल्यू भी हमको पता है, क्यू ए का वैल्यू होता है 5, होता क्या है दिया हुआ है 5 इंटू 10 का पावर -8 कूलम। हमको निकालना क्या है, क्यू बी निकालना है, होल डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू भी हमारा क्या दिया हुआ है 5 इंटू 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्यू बी मस्ट बी इक्वल टू 8 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 9.8 इंटू 5 इंटू 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 का पावर -8। इसको कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारा ओवरऑल क्यूबी का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे जो पावर्स है इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं। बेसिकली इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, इसको ऐड करने पे 10 ही बच जाएगा, यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा हमारे सामने, उसको हम लोग लिखेंगे देयरफॉर करके क्यू बी मस्ट बी इक्वल टू 4.36 इंटू 10 का पावर -7 कूलम। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो क्यूबी का वैल्यू आया ना, ये हमारा इसका नेचर क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तभी तो रिपेल करेगा ना, बात समझ रहे हैं। यहाँ पे जो ये रिपेल कर रहा था, ये रिपेल कब करेगा, जब ये पॉजिटिव होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया है तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। तो अगर आपको ये बात अच्छे से समझ में आया है
तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को विजिट करने बोलिए और एक साथ क्लास कीजिए। अगर आप लोग एक साथ क्लास करने के लिए रेडी हैं तो कमेंट भी कीजिए, तो हम इस क्लास को लाइव भी लेकर के आएंगे, तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है ना? तो तब तक के लिए थैंक यू और मिलते हैं अगले क्लास में, जो कि हमारा होने वाला है परमिटिविटी के बारे में और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है ना? तब तक के लिए थैंक यू।